विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसकी व्याख्यान 10 मई 1857 को की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा, उनके बंगला साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसे सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। जहां जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। ये जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र है, उन्हें रमज़ान का महीना, तो सहरी खा करके वे उठे और फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हमें मेरठ तो बाहर खड़े जो सिपाही थे उनको जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमारे गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांत से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। जो सिपाही थे वे जो है बहादुर शाह जफ़र से कहते हैं कि हम मेरठ के सभी जो अंग्रेज पुरुष हैं उनको मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे जाते हैं। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली। जब बहादुर शाह को सिपाहियों ने चारों तरफ घेर लिया तो उन्हें बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। क्योंकि अब ये जो विद्रोह है इसको वैधता मिल गई। क्यों वैधता मिल गई? कि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर इस विद्रोह को चलाया जा सकता है। मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ये है बहादुर शाह, दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह। विद्रोही और राज 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर 12 और 13 मई को भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेज़ी से बदलने लगे। जैसे ही यह बात खबर फैली कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है और बहादुर शाह ने इस विद्रोह को समर्थन दे दिया है, तो हालात तेज़ी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। तो गंगा घाटी की छावनियाँ हो गई और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे।
विद्रोह के सुर तेज होने लगे। विद्रोह का ढर्रा। यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। तो इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजानों को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदू, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगीं। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैलता गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे। तो जो अमीर, जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े साहूकार और अमीर थे वे भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। जो किसान थे इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क मानते थे बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। तो ये है अंग्रेज़ और जो विद्रोही थे 1857, इनके बीच झड़प दिखाई दिया हुआ है। तो फिर फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जो संभवतः फ्रैंक, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा, से निकला है। तो जो फिरंगी है फारसी भाषा का शब्द है। अब फ्रैंक के नाम से, जो फ्रांस का नाम है, फ्रैंक के नाम से निकला। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता था। तो उर्दू और हिंदी में ये जो फिरंगी है, ये उर्दू और हिंदी में जो पश्चिमी लोग थे उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें फिरंगी कहा जाता था। मजाक उड़ाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। उनको अपमानजनक वर्ड है ये अंग्रेज़ों के लिए। फिर उसके बाद मई जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर-बार बच्चों में फंसे हुए थे। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर-बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। तो जो ब्रिटिश शासन है, एक अफसर ने लिखा था कि ताश के किले की तरह बिखर गया। ब्रिटेन का जो ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहर में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई। जो सामान्य गतिविधियां थी वो अस्त व्यस्त हो गई। ये जो है ये ही दिल्ली उर्दू अखबार में लिखा हुआ था। 14 जून 1857 की इस अखबार में लिखा हुआ है। यही हालात सब्जियों और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजार में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी, सड़ी हुई और कुजड़ों सब्जी बेचने वालों ने रोक कर जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों में
कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है। कुछ माल चंद इलाकों तक शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग वाले इन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिरा कर जीते रह जाते हैं, क्योंकि वे चीज़ें खास लोगों के लिए ही हैं। यहाँ एक और चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब सुरफ़ा शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। जो गरीब लोग हैं खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हरामखोर हो गए हैं। जो हलाल खोर थे वो हरामखोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्ले में कोई आमदनी नहीं हुई है, तो बहुत सारे मोहल्ले में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा ख़राब कर देंगी। अगर यही हालात रहा तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा ख़राब कर दी जाएंगी। शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा, यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। इन दोनों रिपोर्टों तथा उस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में इस अध्याय में दिए गए विवरणों को पढ़ें। याद रखें कि अखबारों में छपी अक्सर पत्रकार के पूर्वाग्रह या सोच से प्रभावित होती है। इस आधार पर बताएं कि दिल्ली उर्दू अखबार लोगों की गतिविधियों को किस नज़र से देखता था। इस आधार पर बताएं कि दिल्ली उर्दू अखबार लोगों की गतिविधियों को किस नज़र से देखता था। संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह से आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री में लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रही है। सिपाही या उसके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो-लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। शिस्टन और तहसीलदार विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा शिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। शिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और अलती पलती मारकर बैठा हुआ था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि शिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है। शिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे। मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। बाद में पता चला कि जो यह तहसीलदार है वो बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोही अपनी योजनाओं को किस तरह एक दूसरे तक पहुंचाते थे, इस बारे में बातचीत से क्या पता चलता है। तहसीलदार ने शिस्टन को संभावित विद्रोही क्यों मान लिया। विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय थी,
उन्हें उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई थी? ये योजनाएं हैं वो कैसे बनाई गई थी? योजनाकार कौन था? योजनाकार कौन था? मौजूद दस्तावेज के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है। ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे? ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे? विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। तो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियर्से तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। तो कैप्टन हियर्से तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसीलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि या तो वे हियर्से की मौत की नींद सुला दें। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि या तो वे हियर्से को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दाखिले खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। ये जो पंचायतें हैं वो रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले ज़रूर लिए जा रहे हैं। तो अगर पंचायतें कानपुर के सिपाही लाइनों में जुटती हैं तो इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले ज़रूर लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपनी विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद थे। तो ये जो सिपाही थे वो अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद थे। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उसमें एक यह था कि वे फ़ौरन दिल्ली गए। तो मेरठ के सिपाहियों में सबसे पहले जो उन्होंने काम किया कि वे फ़ौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुग़ल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। तो इसमें क्या हुआ कि जो विद्रोही थे वो पहले दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के जो बूढ़े हो चुके मुग़ल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुग़ल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे है कि कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने, कानपुर के जो सिपाही थे और शहर के सिपाही थे और जो शहर के लोगों ने
पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की काम बागडोर संभालने के सिवा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब को कानपुर में नाना साहब। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के कुंवर सिंह की थी। बिहार में आरा के कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज पर कब्जा कर लेने की याद लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थी। तो लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने जो नवाब के बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। इसमें क्या था कि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह जैसे जो लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा लिए थे अंग्रेज, तो उन्हीं की याद में लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थी। इसीलिए लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के बेटे बिरजिस कादिर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये बात है लखनऊ की। लखनऊ में नवाब के बेटे बिरजिस कादिर को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता दरबार से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, ताल्लुकदार नहीं थे। तो सभी जगहों पर नेता दरबार से जुड़े कहाँ पे अक्सर विद्रोहों का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ में इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जा करने के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने की अलख जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसान, जमींदार और आदिवासियों का विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। तो अन्य स्थानों पर जो किसान, जमींदार, जो आदिवासी थे उनके विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानों पर नेता सामने आ चुके थे। शाह मलके ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। तो शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके को कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। तो आदिवासी जो काश्तकार गोनू थे, उन्होंने इलाके के कोल जो आदिवासी थे, तो कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने संभाला था? गोनू ने। नाना साहब, तो ये है नाना साहब का पिक। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भाग कर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये घटना नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो नाना साहब भागकर कहाँ पे गए थे? 1858 को भागकर नेपाल चले गए थे। नाना साहब भाग करके नेपाल चले गए थे।